नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के बीच कई दिन से लाइव नहीं आ पा रहा था। मेरी वीडियो आपको नहीं मिल रही थी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैं आज से 15 से 20 दिन पहले बारिश हो रही थी। जीने पे मैं छत पे गया हुआ था, लाइट नहीं थी। अचानक मेरा पैर स्लिप कर जाता है और मेरा बैकबोन मसल फ्रैक्चर हो जाता है, फ़ोन टूट जाता है और मुझे डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं जाना है और कम चलना फिरना है। बेसिकली आपको घर में रेस्ट करना ताकि आपके जो मसल्स को फ्रैक्चर हुए हैं वो ठीक हो सके। लेकिन मुझे ये वीडियो आज बहुत मजबूरी में बनाना पड़ रहा है क्योंकि जो माहौल मैं बिहार के अंदर देख रहा हूँ सभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, वो बहुत ही शर्मनाक है और ऐसा मजाक उन अभ्यर्थियों के साथ किया जा रहा है जो बिल्कुल ही निर्दोष हैं, चाहे वो 2011 के हों, चाहे 17 के हों, 18 के, 20 के, या जो बीटेड हो या सीटेड हो, सभी बराबर है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग सामने निकल के आ रहे हैं जिसका इस बहाली से कोई मतलब नहीं होता। वो कुछ लोग मिलकर केस पे केस खेलते हैं और लाखों बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने पर तुले होते हैं और हर बात के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। सरकार बहाली नहीं करना चाहती है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सच में सरकार जिम्मेदार है? अगर सरकार जिम्मेदार है तो अभ्यर्थी भी उससे कम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थी भी केस पे केस करते हैं और ऐसे केस करते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने मिल जाएंगे। आप देखेंगे कि सीटेड दिसंबर का जो केस हुआ है 67 उस केस में क्या बात कही गई है कि हमको बहाली में शामिल नहीं किया गया। 8 जून 2020 को विज्ञापन निकला है, हमको छोड़ दिया गया। उनको ये नहीं पता कि 8 जून 2020 को विज्ञापन में एक शेड्यूल निकला था सिर्फ और सिर्फ NIS 18 महीने कोर्स के लिए, जिसको पटना हाई कोर्ट से राहत मिली थी इस न्यूज़ में भाग लेने के लिए, और स्पेशल उनको मिला था। वो भी किन के लिए? जो 23 नवंबर 2019 से पहले योग्य थे, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए। लेकिन इसके बावजूद कई सारे भ्रम अभ्यर्थियों के द्वारा, दलालों के द्वारा, चंदा उगाही गैंग के द्वारा फैलाया जाता है और 5-10 लाख रुपए की अवैध चंदा उगाही की जाती है। और जैसा आप सभी देख रहे हैं कि हिसाब मांगने पर हिसाब नहीं दिया जाता, एक बस मैसेज टाइप का हिसाब दे दिया जाता है। उस हिसाब से कहता है अभ्यर्थी संतुष्ट हो जाए और फिर उनसे चंदा उगाही की बात की जाती है। सवाल ये है कि अभ्यर्थी ने पैसा दिया है दिसंबर केस में ही सही, तो उनको पूरा अधिकार बनता है अपने 1 रुपये का हिसाब जानने का और हिसाब देना फर्ज बनता है जिन्होंने पैसा उनसे लिया है। लेकिन डर तो उनको इस बात का कि मैं हिसाब दूंगा तो मेरी पूरी पोल खुल जाएगी और मैं पूरे बिहार के सामने सबसे गंदा, बेहुदा और यहाँ तक कि बेईमान इंसान निकल जाऊँगा। और अगर ईमानदार हैं तो वकील की फीस की पूरी स्लिप, ट्रांजैक्शन स्लिप, ऑनलाइन पेमेंट जितना भी किया आपने, 1 रुपये का हिसाब अपने दिसंबर साथी को दीजिए। आप पे सवाल नहीं उठाएंगे। आप पे सवाल उठना बिल्कुल लाजिमी, क्योंकि आपने पैसा बहुत बड़ा घोटाला किया है। इसे दिसंबर अभ्यर्थी नहीं जानते बल्कि पूरा बिहार जानता है और यहाँ पे पर्दाफाश आपका हो चुका है। और आने वाले दिनों में आपको 2 नवंबर को करारी हार मिलने जा रही है। अवैध दिसंबर सीटेड इस बारी से बाहर होने जा रहा है। ये बात 101% सही है और बाहर होकर ही रहेगा, क्योंकि उनकी मांग पूरी तरीके से अवैध है। उनको मांग करना चाहिए था कि हमें नई रिक्ति दी जाए, नई बहाली हमारी निकाली जाए 94,000 को छोड़कर। उसमें सभी आपका साथ देते, लेकिन आप तो ऐसे लोगों के चंगुल में फंस गए जो पहले से कोई एग्जाम पास नहीं कर पाता और आपको भटका के गुमराह करके पैसे उगाही करता है और अपनी दुकानदारी आपके चंदे से चलाता है और हिसाब मांगने पर आपको अनाप शनाप बोलता है और आपको डर दिखाकर दोबारा चंदा उगाही का काम करने का शुरू करता है। दोस्तों, ये सीटेड दिसंबर की बात थी। और यहाँ पे आपको पता ही, कोर टीम जो एक संगठन है जिसमें वो लोग शामिल, अभ्यर्थी शामिल है जो कि बहाली बचाने के लिए आपसे सहयोग मांगते हैं कि हमें सहयोग कीजिए ताकि हम इसमें इंटरवेन जो किए हैं PK साई और योगेश चंद्र वर्मा को लेकर उनकी फीस दे सकें। लेकिन आप उसको गौर नहीं करते, सुनते नहीं है। खामियाजा भुगतना तो सबको पड़ेगा। अगर इनफैक्ट कुछ गलत होता है तो उसके जिम्मेदार कुछ लोग नहीं बल्कि पूरे अभ्यर्थी भी होंगे। वो लोग बिल्कुल यहाँ पे शांत मौन बैठे हुए हैं, वो इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेके चल रहे कि दिसंबर से कितना बड़ा घाटा होने वाला है। इससे पहले एक मुद्दा बनाया जा रहा था कि जो कोर टीम है जो ये पैसा DED BED में यूज़ कर रही है, अब तो मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि DED BED का केस तो ऑलरेडी रिजर्व हो गया है। जो 9 नवंबर तक फैसला आएगा, जो फैसला उसका आएगा वो हम सभी को मान्य होगा, चाहे कोर्ट कुछ भी कह दे कि हम उसकी बात से सहमत हैं। लेकिन दिसंबर तो दोनों के लिए नुकसानदेह है ना, तो दोनों को इसमें, चाहे DED BED को आगे आना चाहिए और इसको इस वे से देखना चाहिए कि अगर ये बहाली में शामिल हुआ तो दोनों को बराबर नुकसान है। और इसकी तर्ज पे जुलाई 2020 वाले न जाने कितने अभ्यर्थी मांग करते रहेंगे और ये भर्ती प्रक्रिया कहीं फाइनल नहीं होगी और हमेशा आवेदन पे आवेदन चलते रहेंगे। बस अभ्यर्थियों को दिलासा मिलेगा। इससे छुटकारा पाने के लिए एक ही रास्ता है, दिसंबर को बाहर किया जाए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आए दिन मैं आज की बात करूं, कई सारे अभ्यर्थी रंजीत सर को भी जिम्मेदार ठहराते हैं, उन पे अभद्र कमेंट करते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक पे। अरे भाई, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ
क्या रंजीत सर को आपको अभद्र टिप्पणी करने से आपकी बहाली हो जाती है तो कीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, उनके जैसा अधिकारी इस बिहार में ना तो आया है ना ही कभी आएगा। इसका कारण में आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्राउंड लेवल पे अभ्यर्थियों की समस्याओं को सुनते हैं, देखते हैं, समाधान करते हैं और उनकी प्रथम प्राथमिकता है शिक्षक नियोजन पूरी करवाना। बस उनके हाथ पैर इसलिए बंधे हैं क्योंकि वो भी लॉ बाइंडिंग है, पटना हाईकोर्ट से नियोजन पत्र पे स्टे है। अगर स्टे नहीं होता नियोजन पत्र पे या डीएड बीएड का मामला कोर्ट में पेंडिंग नहीं होता, फिर बहाली नहीं हो रही थी, तो आप पूरी तरीके से शिक्षक को जिम्मेदार ठहरा सकते थे। लेकिन कोर्ट के मैटर से बहाली फंसी है तो यहाँ पे अभ्यर्थी जिम्मेदार है, ना कि सरकार। सरकार है, मानता हूँ है तो है, लेकिन अभ्यर्थी भी उससे कम जिम्मेदार नहीं है जो केस करके बहाली को फंसाए हैं और अवैध सीटेड दिसंबर के नाम पर नियोजन पत्र पे स्टे लगवाए। अन्यथा अब हम सभी अभी अगस्त में स्कूल में चले जाते, सभी 1 लाख अभ्यर्थी। दूसरी बात, आप सभी एक बात देख रहे होंगे कि ग्रुप के अंदर एक नया केस कल परसों सामने आया है जिसका नाम है डाइट पीटीसी केस। डाइट पीटीसी केस बेसिकली वो केस है जिसके अंदर जो जहाँ तक मुझे जानकारी मिल पा रही है, इसकी ड्राफ्टिंग कई अभ्यर्थी के पास आ चुकी है। उसमें उन्होंने ये कोर्ट से मांग की है कि हमने 2011 में बीटेड पास किया था और फिर आपने हमें सरकारी कॉलेज जो डीएलएड का होता है, डाइट वगैरह बीटीसी वगैरह, उसमें आपने में हमारे मेरिट पे हमारा नामांकन करवाया, हमें वहाँ पे पढ़ाया, प्रशिक्षण दिया। अब उनका मांग है कि आपने प्रशिक्षण दिया तो नौकरी आप हमें दे दीजिए। सवाल आता है कि प्रशिक्षण देने का मतलब नौकरी अगर होता तो मतलब बिहार में हर साल हज़ारों संख्या में डाइट से बच्चे पढ़ लिख कर डाइट पीटीसी से पास आउट होते हैं, तो क्या सबको नौकरी सरकार देती जाएगी? क्या क्राइटेरिया? अगर आपने 2011 में बीटेड पास करे तो अच्छी बात है, आप में योग्यता थी, तो आप फिर इस बेस पे केस करके डाइट पीटीसी को प्राथमिकता दी जाए तो ये कहीं से भी जायज़ प्रतीत नहीं होता। इनफैक्ट आप डीएलएड हैं, आपको पहले से प्राथमिकता मिला हुआ, हालांकि मैटर कोर्ट में पेंडिंग अभी भी, फिर भी आप नए तरीके से डीएड में भी और ग्रुप बांट रहे हैं। एक डीएड में एक और ग्रुप अलग कर रहे हैं, डाइट पीटीसी एक अलग कर रहे हैं। ये सब क्या चीज़ है? ये अपने निजी स्वार्थ के चलते 1 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद क्यों करने पे आप लोग आतुर हैं? आप लोग क्या समझते हैं कि जायज़ मांग है? भारत का संविधान कभी भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि कोई व्यक्ति विशेष को किसी भी जगह पे प्राथमिकता दी जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई कहीं से पढ़ लिख ले, चाहे डाइट पीटीसी से पढ़े, प्राइवेट कॉलेज से पढ़े या भारत में किसी भी जगह किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी बीएड कॉलेज से पढ़े, सबकी वैल्यू एक बराबर है। उसमें कोई पक्षपात भेदभाव नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो हमारे मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 14, 16 से कई सारे हमारे अनुच्छेद का पे उल्लंघन होगा, जिसका कारण ये हुआ कि इसके लिए अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में जा सकते हैं अपने अधिकारों को बचाने के लिए। अगर ऐसी कुछ गलत उनके साथ होता है तो जो भी बात होगी वो न्यायसंगत होनी चाहिए। बहाली 2011 की नियमावली हो रही है जहाँ पे बीटेड सीटेड दोनों बराबर हैं, वहाँ पे ना तो 11-17 है ना 11-18 है और सभी बराबर हैं। तो बेवजह नए मुद्दों को तूल क्यों दिया जा रहा है? कुछ लड़की इसको कुछ अभी इसको 11 बनाम 18-20 कर रहे हैं, वो भी गलत है। हमारे लिए 11 हो, 17 हो, 18 हो, 20 हो, बीटेड और सीटेड सभी बराबर है, बशर्ते वो 2012 के नियमावली को फॉलो करना चाहिए उन अभ्यर्थी और योग्यता पूरी होनी चाहिए। टिल 23 नवंबर 2019 तक सभी योग्य हैं। लेकिन आप लोग ऐसा कदम करके क्या साबित करना चाहते हैं? तो इस सब चीज़ों से बाज आइए, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि किसी भी कीमत पे डाइट पीटीसी को अलग से प्राथमिकता नहीं मिल सकता इस बहाली के अंदर। जैसा उन लोगों ने कोर्ट से प्रे किया है कि हम लोग को आप इसी सीट में से पहले हमारा समायोजन कीजिए, फिर सीटें बची तो उसमें आप बाकी अभ्यर्थियों कीजिए। कुछ लोग कन्फ्यूज हैं कि खाली डीएड को नुकसान होगा, कुछ कहते हैं बीएड को नुकसान होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, इस केस से डीएलएड के साथ साथ बीएड को भी नुकसान होगा, क्योंकि जो डाइट पीटीसी से पास है वो बेसिकली डीएलएड है और बहुत बीएड भी है। तो उन्होंने पेपर 1 भी पास कर रखा है और पेपर 2 भी पास कर रखा है। पेपर 2 पास कर रखा है तो 6 to 8 में अप्लाई करेंगे, चाहे आपका लैंग्वेज हो, मैथ साइंस हो, सोशल साइंस हो। और पेपर 1 पास है तो 1 to 5 में अप्लाई करेंगे। तो मेनली वो दोनों में अप्लाई करेंगे, दोनों अभ्यर्थी प्रभावित वहाँ पे होंगे, चाहे 1 to 5 के हो या 6 to 8 के हो, चाहे डीएलएड हो या बीएड हो। दूसरी बात ये, इनकी संख्या 12,000 है। 12,000 डाइट पीटीसी अभ्यर्थी अभी तक बचे हुए हैं जो ऐसी मांग कोर्ट से कर रहे हैं। और ऐसे अभ्यर्थी दिसंबर के नाम पे चुप्पी साध लेते, कोई सहयोग नहीं करते उनके नाम पे। उनको नहीं लगता कि दिसंबर सही गलत है, लेकिन इनको डाइट पीटीसी सही लगता है। तो ऐसे स्वार्थी भाव में मत भइए, आपको पता ही मांग सही नहीं है और कोर्ट भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि इस बात को लेकर जब सचिवालय में रुख किया गया तो साफ साफ अधिकारियों का कहना है कि हम डाइट फाइट कुछ नहीं मानेंगे। 2012 का नियमावली, बीटेड सीटेड जो उसमें मेंशन है
उसके हिसाब से नियोजन करेंगे, हमारे लिए सभी बराबर है। वाकई सेम चीज़ कोर्ट की नज़र में सभी बराबर है। तो आप अलग से क्यों ये मुद्दा बीच में आगे अभी तो डाइवर्ट कर रहे हैं, अभी मामला कोर्ट में पेंडिंग है, बहाली होनी है। आपको बता दूं कि बहुत से व्यक्ति दिन रात मेहनत करते हैं, सचिवालय जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि बहाली हो, और सचिवालय पूरी तरीके से सकारात्मक है। अधिकारी का साफ साफ कहना है जिस दिन आपका कोर्ट केस खत्म हो गया ना, उसके 10 दिन के अंदर आपकी बहाली अगर ना करें तो आप हमें जिम्मेदार ठहरा देना। लेकिन कोर्ट केस बहुत बड़ा रोड़ा आपकी बहाली में, जिसके खिलाफ हम लोग नहीं जा सकते। मतलब साफ है कि जिस दिन प्राथमिकता का जजमेंट आ जाएगा, दिसंबर बाहर हो जाएगा, उसके आपके 10 से 15 दिन के अंदर आपका काम जितना पेंडिंग है, जहाँ से पेंडिंग है वहाँ से शुरू हो जाएगा। और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि नवंबर लास्ट दिसंबर तक आप अपने स्कूल में पहुँच जाएंगे। लेकिन ऐसा तभी होगा जब केस खेलना बंद हो और सब ये व्यक्ति सिर्फ बहाली के लिए काम करें। लेकिन यहाँ पे तो सबको अपना स्वार्थ दिखता है, 300-400 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं और केस पे केस कर देते हैं। तो ऐसा ना कीजिए। आपस में एक सहमति और एक सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। हम सभी एक हैं, लेकिन कुछ लोग हमें भटकाते हैं, ये कहीं से जायज़ प्रतीत नहीं होती है। दूसरी बात कह दूं कि शिक्षा विभाग पूरी तरीके से बहाली को लेकर चिंतित है। इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। विश्वास कीजिए, हम लोग हमेशा सचिवालय के संपर्क में रहते हैं और सारी गतिविधि हम लोग वहाँ के अधिकारियों को बताते हैं, चाहे कोई माध्यम कोई भी हमारा बताने का हो, सब उनके संज्ञान में बातें हैं। और वो भी चाहते हैं बहाली हो, क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि अभ्यर्थी एक डेढ़ साल से परेशान है और बेवजह ये मतलब इस चीज़ से जूझ रहे हैं, इनको जल्द नियोजन करवा के हम इस चीज़ से छुटकारा पा लें। बहुत सी बातें जिसको मैं आपको ऑन कैमरा नहीं बता सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि शुक्र मनाइए कि आपको रंजीत सर जैसे अधिकारी मिले शिक्षा विभाग में, जो कि इतना दिन रात मेहनत करके आपके लिए काम कर रहे हैं। ये तो आपको वक्त बताएगा जब आप नियोजन में होंगे, बशर्ते आप केस खेलना बंद करें। तो केस खेलने से ही समय में विलम्ब हो रहा है और बहाली डिले हो रही है, वरना बहाली कब की हो गई होती। ये केस से कुछ होने वाला भी नहीं है और किसी की मांग कोर्ट नहीं मानेगी, क्योंकि जो सही होगा हमारे भारतीय संविधान के अनुसार वही कोर्ट मानेगी। हमारी उलझुल मांगे नहीं मांगेगी।